हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए कंप्यूटर की 14th क्लास है। अगर जो स्टूडेंट नए हैं वो कंप्यूटर की बाकी क्लासेज भी देख सकते हैं। अगर वो पंचायती राज भी पढ़ना चाहते हैं तो पंचायती राज की भी 22 क्लासेज सेम प्ले लिस्ट में पड़ी हैं। आप जाके बीपीओ की प्ले लिस्ट देखिए, सारी क्लासेज मिल जाएंगी। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मशीन लर्निंग। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि सारी चीज़ें अब आगे जो आएंगी वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी रहेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ये तो उपसमूह है मशीन लर्निंग, और इसका एक उपसमूह आगे चल के आएगा डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई, ये तो तीन हो ही गए। फिर दो टॉपिक और बचते हैं आपके, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और बिग डेटा एनालिसिस। इसके बाद जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी हैं ये आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक आध क्लास और आएगी जिसमें बची हुई चीज़ें आ जाएंगी, जैसे शॉर्टकट कीज है और भी चीज़ें। यहाँ पे आपका कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। पेड बैच में बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है। एक दो दिन के अंदर हमारा सुपर ग्रुप तैयार होने वाला है। बहुत बड़े पैमाने पे स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है, टास्क किए हैं, और इसका बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। ये जो नई चीज़ आएगी ना, अल्टीमेट इतना डिफरेंस क्रिएट करेगी बाकी स्टूडेंटों के बीच में और सुपर ग्रुप के, कि वो अलग ही होगा लेवल। वो आगे चल के पता चलेगा। कोई कहीं पर भी पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है ना, हमारे जो स्टूडेंट जब फाइनल टच दे के तैयार होंगे ना, तो उनके सामने वो टीचर भी नहीं खड़े होंगे जिस सब्जेक्ट में यहाँ से पढ़ लिए होंगे, जो पढ़ा रहे हैं टीचर। ठीक है, चलिए ये तो बाद की बात है, अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? मशीन लर्निंग। जैसा इसका नाम है मशीन लर्निंग, मशीन क्या है? कंप्यूटर। जो मैंने बोला है कि मशीनों में, मशीनरी से आपके दिमाग में आता होगा कल पुर्जे, पैच कसना, ये वो, है ना, डीजल से चलने वाला, बट वो नहीं है। कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, तो जैसे ही मशीन का कोई वर्ड यूज हो आप समझ जाया करो कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। अब मशीन को लर्न करने की चीज हो रही है, तो मशीन लर्न करेगी, सीखेगी। सीखता कौन है? जिसके पास दिमाग हो। तो मशीन के अंदर आपने कुछ न्यूरॉन्स डाल दिए। जो आपका माइंड है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स में जो आपकी क्रियाएं होती हैं उसी आधार पे आपका माइंड सोचता है। सेम आपने न्यूरल नेटवर्क तैयार कर दिया मशीन के लिए। तो मशीन भी माइंड की तरह ही सीखेगी, खुद से प्रशिक्षण लेगी, अपने अनुभव से सीखेगी और अपने आप को इम्प्रूव करेगी। इसी को ही क्या बोला जाता है? मशीन लर्निंग। आगे चलते हैं, इसकी थ्योरेटिकल परिभाषा देख लेते हैं। हाँ, आज की क्लास में 45 एमसीक्यूज भी डाले हैं। मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं सबको हमने बिलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल दिया, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जितने भी नए टॉपिक हैं कंप्यूटर के, ध्यान रखना, इसको आप पूरा थ्योरेटिकली कवर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मशीन लर्निंग को अगर थ्योरेटिकली कवर कराएं कि कौन कौन सी एल्गोरिदम है, कौन सी एल्गोरिदम किस भाषा में, कौन से एजेंट यूज होते हैं, 200 पेज केवल मशीन लर्निंग पे हो जाएंगे। ये तो आपको सीखना नहीं है। आप कोई सीएस से बीटेक करके आगे थोड़ी कैरियर बनाना है। आपको क्या करना है? जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो पहले थ्योरेटिकली आपको क्या है, एक आइडिया दे देना पूरा ओवरऑल, कि आपकी एक माइंड में बन जाए कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे वर्क करता है। देन फिर आप एमसीक्यूज पढ़ लो, ये दोनों को कवर कर लोगे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है, मतलब टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, जिससे आप मशीन को अपने एक्सपीरियंस, अनुभवों, डेटा की मदद से अपने आप सीखती हैं। मशीनें क्या करती हैं? जो उनके पास डेटा होता है, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, सपोज करो उनने एक बार कोई यहाँ पे एल्गोरिदम लगाई और वो क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। यहाँ से वो सीखेगी, वो अपने आप एल्गोरिदम को चेंज करेगी। तो मशीन ये करती है, अपने आप सीखती है और चीज़ों को प्रिडिक्ट करती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो मशीन लर्निंग एक स्टडी है जो कंप्यूटरों को खुद से लर्न करने की क्षमता प्रदान करती है। आगे चलते हैं। जैसे हम इंसान चीज़ों को अपने अनुभव से सीखते हैं, बिल्कुल ये थ्योरेटिकली ये सब नॉर्मल भाषा है, कि जैसे आप अपनी चीज़ों से सीखते हो, एक बार गलती करते हो, दो बार करते हो, फिर धीमे धीमे इंप्रूव करते जाते हो, फाइनली आप परफेक्ट हो जाते हो। वैसे ही मशीन क्या करती है? बिना इंसान की मदद से, मशीन, कंप्यूटर, मशीन हो या कंप्यूटर, बिना इंसान की मदद से खुद से सीखते हैं। मशीन या कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की एबिलिटी को ही मशीन लर्निंग कहते हैं। इसका आविष्कार, एक्चुअली आविष्कार पर नहीं जाते हैं, जनक इसके किसी और को बोला जाता है। जनक किसे बोला जाता है? जेफरी एवरेस्ट हिल्टन। ठीक है, पेरिस हिल्टन का नाम सुना होगा आप लोगों ने।
तो ये है जेफरी एवरेस्ट हिल्टन। इनको जनक बोला जाता है, कहीं कहीं इनको भी बोल देते हैं, क्योंकि इनका जो वर्क था ना आर्थर सैमुअल का, इसने ही मशीन लर्निंग की नींव डाली थी। तो ये ध्यान रखना कि इनका आविष्कार या शुरुआती वर्क इनका था और जनक इनको बोला जाता है। जो एमसीक्यूज है उसमें भी एक क्वेश्चन आ जाएगा इससे रिलेटेड। मशीन लर्निंग की मदद से मशीन क्या करती हैं, प्रिडिक्शंस करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन को लेती हैं, खुद से ही लेती हैं। मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो मशीन को यह क्षमता प्रदान करती है कि वह अपना काम खुद से ही कर पाए, खुद से ही अपने आप को डेवलप कर सके। ये तो हो गया मशीन लर्निंग का थ्योरेटिकल पार्ट, जिससे आपको समझना है। यहाँ से समझ बना लेना कि मशीन लर्निंग होती क्या है, कैसे काम होगा। मशीन लर्निंग मशीन को मनुष्य की तरह सोचने, समझने और सीखने में सक्षम बनाती है, ताकि सिस्टम या मशीन मनुष्य की तरह ही किसी काम को सोच समझकर आसानी से पूरा कर पाए। इसके प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकार याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रकार से ही बनेंगे और प्रकार के अंदर क्या है, जैसे सुपरवाइज लर्निंग है तो उसके अंदर क्या है, वो सारी चीज़ें। तो मशीन लर्निंग के कौन कौन से प्रकार हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्स्ड लर्निंग, 4 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज मतलब पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण क्या होता है, कोई सामने ऊपर एक बैठा है आपके ऊपर, वो देख रहा है और उसकी देख रेख में आप क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। ये हो गया सुपरवाइज्ड। मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जिसमें लेबल्ड डेटा का इस्तेमाल मशीन को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना, डेटा ध्यान रखना, कौन सा डेटा का यूज होता है, लेबल्ड डेटा का। सरल शब्दों में अगर इसे समझें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम इनपुट डेटा की मदद से यूजर को सही आउटपुट डेटा प्रदान करता है। सुपरवाइज लर्निंग निगरानी, ध्यान रखना, सुपरविजन पर आधारित लर्निंग होती है। जैसे कि एक स्टूडेंट टीचर की निगरानी में चीज़ों को सीखता है, मतलब आपको बराबर निगरानी रखनी पड़ती है, तब मशीन सीखती है। अनसुपरवाइज लर्निंग, बिल्कुल यहाँ से समझ जाओ इस शब्द से कि यहाँ पर निगरानी की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी निगरानी नहीं कर रहा होता, मशीन अपने डेटा और इनपुट के आधार पर सीखती रहती है। इनपुट और डेटा क्या होता है, आप हर बार टाइप करोगे वो इनपुट डेटा नहीं होता है, आपने एक प्रोग्राम डाल दिया उससे सीख सकती है। मशीन के पास खुद के सेंसर्स होते हैं, बराबर वो डेटा कलेक्ट करती रहती है। सपोज करो एक टेम्परेचर टेम्परेचर सेंसर मशीन में लगा है, वो बराबर टेम्परेचर कलेक्ट कर रहा है, उसमें डेट और टाइम भी है, तो मंथ भी कलेक्ट कर रहा है, किस मंथ में किस समय पे क्या टेम्परेचर था, फिर क्या था, आर्द्रता भी कलेक्ट कर रहा है, एक आर्द्रता मापी लगा है वो आर्द्रता कलेक्ट कर रहा है, एक प्रेशर कलेक्ट कर रहा है। तो अगर जो अकेला टेम्परेचर कलेक्ट कर रहा है वो सर्दी और गर्मी फिर बताने लगेगा, एक साल जो पूरा करेगा वो इस मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर ये जाता है, मिनिमम ये जाता है, ये सर्दी का महीना है, ये पीक सर्दी का महीना है, ये गर्मी, ये सब कुछ मशीन खुद से बता देगी। आर्द्रता मापी होगा तो ये आपका क्या बताएगा आगे चल के कि वर्षा इस मंथ में ज़्यादा वर्षा होती है, इसमें कम होती है, ये वो। तो एकदम जब 3-4 साल का ये कर लेगा ना, तो पूरी जलवायु का करेक्ट विश्लेषण कर सकता है। ये होती है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग एक प्रकार है जो सुपरवाइज्ड लर्निंग का उल्टा होता है, ठीक है। मशीन लर्निंग कौन सा ये प्रकार है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात हो रही है, तो सुपरवाइज्ड का क्या होगा, उल्टा ही होगा। सरल शब्दों में कहें तो इसमें अनलेबल्ड डेटा का इस्तेमाल होता है, उसमें लेबल्ड का हो रहा था, इसमें अनलेबल्ड का हो रहा है। मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए इस डेटा का यूज किया जाता है। यह एक ऐसी लर्निंग है जिसमें मशीन बिना किसी निगरानी के चीज़ों को सीखती है। तो वहाँ पे निगरानी जरूरी थी, यहाँ पे निगरानी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे लेबल्ड डेटा था, यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा है। अनसुपरवाइज लर्निंग का प्रयोग कब किया जाता है, जब डेटा आपके पास बड़ी मात्रा में हो, जैसा मैंने बोला कैमरा लगा दिया, अपने आप वो क्या कर रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है और वो कर रहा है। जैसे ही उसे अनयूजुअल चीज़ें मिली, वो अपने आप उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ये हो गई अनसुपरवाइज लर्निंग। हर टाइम आप इसको नहीं देख सकते। बड़ी मात्रा में डेटा से उपयोगी इंसाइट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल मनुष्य की तरह सोचने में सक्षम होते हैं, जैसे मनुष्य की तरह व्यवहार करना, कार्य करना और सोचना। आगे चलते हैं। फिर है एक है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, दैट मीन्स पर्यवेक्षण भी होगा, कोई देखेगा भी और नहीं भी देखेगा, दोनों चीज़ें होंगी इसमें। दोनों से मिलकर बना होता है सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें मशीन को सिखाने के लिए कम मात्रा में लेबल्ड डेटा और ज़्यादा मात्रा में अनलेबल्ड डेटा का इस्तेमाल होता है। लास्ट लर्निंग कौन सी है आपकी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एक ऐसी लर्निंग तकनीक है
जिसमें एजेंट को सही कार्य करने पर रिवार्ड दिया जाता है, मतलब उसने सही काम किया तो उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड दिया जाएगा, जिससे वो प्रोत्साहित होगा हमेशा अच्छा और सही काम करने के लिए। और गलत कार्य करने पर पेनल्टी दी जाती है। यह फीडबैक पर आधारित लर्निंग है। इसमें फीडबैक के आधार पर एजेंट अपने आप सीखता है और खुद को इम्प्रूव करता है। उदाहरण के लिए एक रोबोट जो खुद ही अपने हाथों को चलाना सीखता है, यह रोबोट क्या कहलाएगा? रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। मशीन लर्निंग के प्रयोग देख लो कहाँ कहाँ होते हैं, तो हर एक जगह है। इसका भी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप हर जगह यूज कर सकते हो ना, इसका भी हर एक क्षेत्र में यूज किया जा सकता है। तो कभी भी ऐसा आ जाए कोई क्वेश्चन और 5-6 क्षेत्र दे दिए जाएं, हल्का सा दिमाग लगाना, कोई एकदम से ऐसी चीज़ ना हो वो दिख जाएगी कि जो फालतू की डाल दी, नहीं तो हर जगह इसका यूज होगा। वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और चित्रों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। चित्रों की पहचान करने के लिए फेस डिटेक्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। मेटा यानी कि फेसबुक, इनके पास एक इतनी ज़बरदस्त फेस डिटेक्शन टेक्निक थी कि किसी की भी फ़ोटो आप डालो, ये डिटेक्ट करके दुनिया में उस व्यक्ति के पूरा हर चीज़ जानकारी दे देते थे। मैक्सिमम लोगों ने कभी ना कभी फेसबुक का यूज किया है, और एक बार भी यूज किया, प्रोफाइल पिक्चर है किसी शादी की फ़ोटो, कहीं पे भी वो व्यक्ति आ गया तो ये पहचान लेते थे, या गूगल से उठा लेते थे। फिर बाद में इन्होंने इसको बंद कर दिया क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हो रहा था। इसका इस्तेमाल, जैसा मैंने बोला कि मशीन लर्निंग का मेनली अगर आप इस्तेमाल देखो या डीप लर्निंग का, तो वो होता है वॉइस और फेस रिकॉग्निशन में। ठीक है, तो यही बात हो रही है कि इसका इस्तेमाल वॉइस सर्च करने के लिए किया जाता है, जिसमें यूजर माइक में बोलकर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। गूगल जैसे बड़े बड़े सर्च इंजन मशीन लर्निंग का उपयोग करके यूजर को वॉइस सर्च, जो वॉइस असिस्टेंट होता है ना, ओके गूगल बोलते हो तो अपने आप मोबाइल ऑन हो जाता है, उसी की बात हो रही है। इसका प्रयोग यातायात यानी कि ट्रैफिक की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका नाम बहुत सुना होगा आपने, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, एलेक्सा का नाम सुना होगा, वही है, के निर्माण करने के लिए किया जाता है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट एक ऐसा टूल होता है जो यूजर की आवाज़ के जरिए कमांड को प्राप्त करता है और उस कमांड के जरिए यूजर को आउटपुट देता है। इसके उदाहरण क्या हैं? गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, कॉर्टाना, सीरी। अब कुछ और दो टर्म और मैंने डाल दिए इसमें हाँ यूज होता है जिसका, एक है रेखीय प्रतिगमन, इंग्लिश क्या है? लीनियर रिग्रेशन। क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन पर्यवेक्षित शिक्षण यानी सुपरवाइज लर्निंग पर आधारित एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। यह सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। तो ध्यान रखना कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन सी है? आपकी लीनियर रिग्रेशन। इसका उपयोग पूर्वानुमानित विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह किसी उत्पाद या वेतन के घर की निरंतर परिवर्तनीय आकार की कीमत के लिए भविष्यवाणी करना, मतलब किसी चीज में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं तो ये क्या है, उनको पहले डिटेक्ट करेगा, एक माइंड मैप बनाएगा, उस आधार पे भविष्यवाणी करेगा। प्रतिगमन मॉडल अपने स्वतंत्र चर, चर मतलब वो होता है जिसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, इंडेक्स जिसे बोलते हैं। तो प्रतिगमन मॉडल अपने स्वतंत्र चर के आधार पर भविष्यवाणी मूल्यों को लक्षित करते हैं। अगला जो टर्म है वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN, कृत्रिम तंत्रिका तंत्र। तो जैसा मैंने बोला आपके माइंड में न्यूरल नेटवर्क है जिसकी वजह से मस्तिष्क पूरा कार्य कर रहा है। इन्होंने आर्टिफिशियल इसको बना दिया, कृत्रिम, तो बिल्कुल मस्तिष्क की तरह ये भी कार्य करने लगेगा। एक कृत्रिम तंत्रिका तंत्र नेटवर्क एक कंप्यूटेशनल नॉन लाइनियर मॉडल है, कंप्यूटेशनल मॉडल है, नॉन लाइनियर मॉडल है, क्योंकि ये बहुत सारे एक लाइन में नहीं होता है, बहुत सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं ऐसे करके ऐसे, तो नॉन लीनियर हो जाता है, जो मस्तिष्क से प्रेरित होता है। ANN जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसकी बात हो रही, केवल उदाहरणों पर विचार करके वर्गीकरण, भविष्यवाणी, निर्णय लेना, विजुअलाइजेशन मतलब आपको क्लियर कट पिक्चर देख लेते हो आप, और अन्य जैसे कार्य ये सब कर सकता है। इसमें प्रसंस्करण तत्व के कृत्रिम न्यूरॉन्स का एक बड़ा संग्रह होता है, मतलब हजारों लाखों की संख्या में कृत्रिम न्यूरॉन्स होते हैं जो समानांतर में संचालित होते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सीखने में सक्षम है जो मूल्यों में परिवर्तन करके होता है। ये आपने देख लिया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में जान लिया। अब आते हैं MCQs पे, क्योंकि सारी चीज़ें ये टॉपिक आपका मेनली क्लियर होगा किससे? MCQs से। तो वो देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जो सीखने का प्रकार नहीं है। सीखने का प्रकार मतलब लर्निंग का प्रकार नहीं है या मशीन लर्निंग का प्रकार नहीं है।
ठीक है। तो क्या है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज, सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट और अनसुपरवाइज। तो कौन सी नहीं है? सेमी अनसुपरवाइज लर्निंग, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सेमी सुपरवाइज्ड होता तब तो चलता, लेकिन ये क्या है? सेमी अनसुपरवाइज लर्निंग, ये नहीं है। क्या क्या है? सुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, ये 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चेहरे के भावों की पहचान के लिए सीखने के एल्गोरिदम के प्रकार की पहचान करें। अगले जो 3rd नंबर क्वेश्चन से आएगा ना, तो क्वेश्चन भी इंग्लिश में आपको मिल जाएगा आगे चल के। तो जो चेहरे के भाव होते हैं ना आपके, उनसे चीज़ों को पहचानना है, चेहरे की पहचान करना कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इसके माइंड में। इसके लिए कौन से एल्गोरिदम क्या यूज होता है? तो वो क्या है? रिकॉग्निशन पैटर्न। आगे चलते हैं। उस मॉडल की पहचान करें जिसमें केवल एक बैच में डेटा के साथ प्रशिक्षित किया गया है। तो आपको उस मॉडल की पहचान करना है जिस मॉडल को केवल एक बैच में, सिंगल बैच में डेटा के साथ प्रशिक्षित किया गया है। तो ऑफलाइन लर्निंग भी होता है और बैच लर्निंग भी होता है, तो बोथ हो जाएगा। हाँ, यहाँ से आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गए। इसका हमने ऑप्शन इंग्लिश में दे दिए क्योंकि ऑप्शन हिंदी में आपको ना बिल्कुल ये ट्रांसलेट करके देते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से समझो, यहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। बड़े डेटाबेस में मशीन लर्निंग विधियों के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? एक बड़ा डेटाबेस है, उसके अंदर जो मशीन लर्निंग के जो मेथड्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो क्या बिग डेटा कंप्यूटिंग बोला जाता है? नहीं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है? नहीं। इसको बोला जाता है डेटा माइनिंग। कभी भी बहुत बड़ा डेटा है, इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, लाखों करोड़ों फाइल, इसमें से अब आपको अपने काम की फाइल खोजनी है, तो क्या करते हो? कभी कोयले की खदान में होते हैं ना, तो कोयला की माइनिंग करते हो आप, खदान में खोदते हो कोई, ऐसे ही डेटा माइन करके निकालते हो इसमें से, इसे बोलते हैं डेटा माइनिंग, जब बड़े डेटा में से काम का डेटा निकालते हो। आगे चलते हैं। सीखने के उस प्रकार की पहचान करें, मतलब लर्निंग की उस प्रकार की पहचान करें जिसमें लेबल किए गए प्रशिक्षण डेटा का उपयोग किया जाता है। तो लेबल्ड डेटा का उपयोग किस में किया जाता है? अभी बताया था मैंने, सुपरवाइज लर्निंग में। और अनलेबल्ड डेटा का उपयोग किस में किया जाता है? अनसुपरवाइज लर्निंग में। पहचाने कि क्या सही है या क्या गलत है। पीसीए में इनपुट आयामों की संख्या प्रमुख घटकों के बराबर है। पीसीए में क्या है? इनपुट आयामों की संख्या प्रमुख घटकों के बराबर है, ये पूछना है आपको। और ये पूछ रहा है कि सही है कि गलत है, तो सही है। अब ये पीसीए है क्या, वो आपको जानना चाहिए। तो ये क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एक प्रकार की विधि है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इनपुट आयामों की संख्या प्रमुख घटकों के बराबर होती है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से उसे पहचाने जिसमें आयामीता में कमी कम हो जाती है। अमोंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वन इन विच डायमेंशनलिटी, ध्यान रखना, रिडक्शन रिड्यूसेस, जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है वो कम हो जाता है किसमें? तो वो क्या है आपकी? कॉलेनियरिटी, समरैखिकता, इसमें कम हो जाता है। कोलिनियर आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, लीनियर इक्वेशन, कोलिनियर, जब एक ही बिंदु पर सारी मिल जाती हैं वो कोलिनियर होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बैगिंग के विचार पर आधारित है? तो बैगिंग जो एल्गोरिदम है ना, उसके विचार पर कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या है आपकी? बेस्ड है। एक आपने ग्रीडी एल्गोरिदम भी पढ़ी होगी, वो भी आएगी आगे चल के। ठीक है। तो कौन सा है आपका? रैंडम फॉरेस्ट, इस पे बेस्ड है। ये आपको जैसा है वैसे ही याद कर लेना है, सेम क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। निम्नलिखित में से निर्णय वृक्षों का एक नुकसान चुना। निर्णय वृक्ष मतलब डिसीजन ट्रीज, डिसीजन ट्रीज होते हैं बहुत सारे एल्गोरिदम में, उसकी बात हो रही है। तो इसका नुकसान एक क्या है? डिसीजन ट्रीज आर प्रोन टू ओवरफिट, मतलब ये इतने रोबस्ट होते हैं, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये ओवरफिट हो जाते हैं। उस शब्द को क्या कहा जाता है जिस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नमूना डेटा के आधार पर एक मॉडल बनाते हैं? तो इस शब्द को क्या बोला जाता है? जिस शब्द मतलब जिसके आधार पर मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम है वो नमूना डेटा जो आप कलेक्ट करते हो ना, सैंपल, उसके आधार पर अपने एक मॉडल बनाते हैं, तो क्या है वो? ट्रेनिंग डेटा। सैंपल डेटा है, ट्रेनिंग डेटा सेम ही हो गया। मशीन लर्निंग निम्नलिखित में से किसका एक उपसमूह है?
तो ये मैंने बता ही दिया था पहले कि मशीन लर्निंग किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और फिर मशीन लर्निंग का उपसमूह क्या है आपका, डीप लर्निंग। निम्न में से कौन सी मशीन लर्निंग तकनीक डेटा में आउटलेयर्स का पता लगाने में मदद करती है। ठीक है, तो आउटलेयर्स का पता लगाने में कौन सी तकनीक मदद करती है, वो क्या है, एनोमली डिटेक्शन। मशीन लर्निंग के जनक, जैसा मैंने बताया था कि आर्थर सैमुअल है, उन्होंने आविष्कार किया था, माना जाता है कि उनका वर्क ही था बेस, बट जनक किसे बोला जाता है, जेफरी एवरेस्ट हिंटन। आगे चलते हैं, अनुवांशिक एल्गोरिदम में सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। जेनेटिक्स एल्गोरिदम की बात हो रही, क्योंकि जो मैंने बोला है कि जो आपका माइंड जो जो काम कर सकता है वो सारी चीज़ें आप मशीनों को सिखा रहे हो, तो मशीनों को अनुवांशिकता भी सिखा रहे हो कि जीन्स के लक्षण कैसे जाते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होता है। ऐसे ही आपका ओपन जो एआई है उसमें एक प्रोग्राम चला था क्यू, प्रोजेक्ट क्यू। ये इसमें बताया कि मशीन ह्यूमन मनुष्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छा सोचने लगेंगे काम, और पूरी मानवता के लिए खतरा हो जाएगा। तब इस पर विवाद हुआ था। अभी कुछ डिटेल बाहर नहीं आई, अमेरिकन से डिटेल, ये 20 साल आगे चलते हैं, डिटेल्स आसानी से बाहर नहीं आने देते। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन जेनेटिक एल्गोरिदम क्या है, क्रॉस ओवर। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लर्निंग में समस्याओं का सामान्य वर्ग है। तो मशीन लर्निंग में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, सीधी बात है वो उनका क्या सामान्य वर्ग है, कॉमन वर्ग कौन सा है, रिग्रेशन बिल्कुल, क्लासिफिकेशन बिल्कुल, और क्लस्टरिंग, तीनों हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जो प्रतिगमन रिग्रेशन के संबंध में गलत है। ठीक है, तो क्या है, इट डिस्कवर्स कैजुअल रिलेशनशिप, ये गलत है, ये कैजुअल रिलेशनशिप का विकास नहीं करता है, खोज नहीं करता है, बाकी सब सही है। एमएल यानी कि मशीन लर्निंग के सफल अनुप्रयोगों की पहचान करें। तो मशीन लर्निंग के सफल अनुप्रयोग किस किस क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था वो माइंड में रखना। लर्निंग टू क्लासिफाई न्यू एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर, कि जो नए खगोलीय स्ट्रक्चर हैं उनका वर्गीकरण करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, लर्निंग टू रिकॉग्नाइज स्पोकन वर्ड्स, जो आप बोलते हो उनको रिकॉग्नाइज पहचान करना, बिल्कुल। लर्निंग टू ड्राइव एन ऑटोनोमस व्हीकल, जैसे आपकी कौन सी है एलन मस्क की कार का नाम बताइए, टेस्ला। टेस्ला में ऑटो पायलट मोड होता है, उसमें लगा के लोग बस 100 किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर चले जाते हैं, अपने आप मुड़ती रहती है, रुकती रहती है। तो क्या है, मशीन लर्निंग प्लस एआई की मदद से ही सारा काम होता है। तो ऑल ऑफ द एबव, सब जगह इसका यूज हो जाएगा। मशीन लर्निंग के विभिन्न फंक्शन प्रतिनिधित्व में गलत संख्यात्मक फंक्शन को पहचानें, कि कौन सा संख्यात्मक फंक्शन गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, केस बेस्ड। फाइंड एस एल्गोरिदम होती है, ये किस चीज़ को अनदेखा करती है, इग्नोर करती है। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम मशीन लर्निंग की ही एल्गोरिदम है। तो ये क्या होती है, नेगेटिव, जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको ये इग्नोर करती जाती है। न्यूरो सॉफ्टवेयर की सही परिभाषा का चयन करें। न्यूरो मैंने बोला, न्यूरोलॉजी विभाग आपने जाना हो, सब मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो इट इज ए पावरफुल एंड इजी न्यूरल नेटवर्क। न्यूरो सॉफ्टवेयर जो है वो पावरफुल और इजी न्यूरल नेटवर्क है। चुने कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो कथन कौन सा, ये है इसके आगे का, बैक प्रोपेगेशन कानून को सामान्यीकृत डेल्टा नियम के रूप में भी जाना जाता है। ये कथन सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से बैक प्रोपेगेशन नियम की सामान्य सीमाएं चुनें। जो बैक प्रोपेगेशन नियम है उसकी सामान्य सीमाएं क्या होती हैं, तो स्लो कन्वर्जेंस बिल्कुल होता है, स्केलिंग बिल्कुल होती है, लोकल मिनिमा प्रॉब्लम बिल्कुल होती है, तो तीनों आ जाएंगे। आगे चलते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आवश्यकताओं का विश्लेषण है। कौन कौन सी आवश्यकताओं का विश्लेषण होता है, मतलब मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम है इसकी क्या क्या आवश्यकता है ये पूछ रहा है। तो स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी बिल्कुल है, कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी बिल्कुल है, दोनों हैं तो A+B हो जाएगा। वर्गीकरण मॉडल का आकलन करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले गद्दे और उपकरण। ये देखो, अब ये होता है ट्रांसलेशन, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा, गद्दे उपकरण नहीं होता है, ये होता है मैट्रिक्स एंड टूल्स। इस शब्द का यूज होता है मैट्रिक्स एंड टूल्स का इस एल्गोरिदम में या मशीन लर्निंग की भाषा में। तो ही पूछ रहा है कि चूज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैट्रिक्स एंड टूल्स टू एक्सेस द क्लासिफिकेशन मॉडल्स। तो क्या हो जाएगा ये, द एरिया अंडर द ROC कर्व बिल्कुल सही, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बिल्कुल,
और कॉस्ट सेंसिटिव एक्यूरेसी तीनों हैं तो ऑल ऑफ द अबव। पीएससी का फुल फॉर्म क्या है? पीएससी शब्द आपने देखा होगा, पहले यूज हो रहा होता। तो क्या है? प्रोबेबली, अप्रोक्सीमेट, करेक्ट। चुने कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। सही त्रुटि को संपूर्ण उदाहरण स्थान पर परिभाषित किया गया है, ना कि केवल प्रशिक्षण डेटा पर। ये कथन की बात हो रही कि सही त्रुटि, जो सही एरर है, इसको संपूर्ण उदाहरण स्थान पर परिभाषित किया गया, ना कि केवल प्रशिक्षण डेटा पे। अगर इसका ये देख लो तो यहाँ से समझ में आएगा। ट्रू एरर इज डिफाइंड ओवर द एंटायर इंस्टेंस स्पेस एंड नॉट जस्ट ओवर ट्रेनिंग डेटा। तो ये क्या है? ट्रू है। नीचे दिए गए विकल्पों को चुनें जिसमें से क्षेत्र सीएलटी शामिल है। तो एरिया सीएलटी कौन से विकल्प में शामिल है? मिस्टेक बाउंड, सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव। अगला, आधारित, उदाहरण आधारित मतलब एग्जाम्पल बेस्ड या इंस्टेंस बेस्ड लर्नर कौन सा है इसमें से? तो वो कौन सा है आपका? लेजी लर्नर है। के, ये जो आपकी एल्गोरिदम होती है, के नियरेस्ट नाइबर एल्गोरिदम, ये पूरा नाम है। तो के निकटतम पड़ोसी एल्गोरिदम के साथ कठिनाइयों की पहचान करें। कौन कौन सी कठिनाई आती हैं? कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, बिल्कुल। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट केस फ्रॉम ऑल ट्रेनिंग केसेस। जितने भी ट्रेनिंग केस होते हैं उनसे क्या करना है आपको? डिस्टेंस उसकी कैलकुलेट करना है सारे टेस्ट केसों की। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे, दोनों प्रॉब्लम आती है। रेडियल आधार फंक्शन तंत्र का नेटवर्क में परत के कुल प्रकार हैं। ठीक है, तो द टोटल टाइप्स ऑफ द लेयर्स इन रेडियल बेसिस फंक्शंस न्यूरल नेटवर्क कितने हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन सा सीबीआर, सीबीआर का फुल फॉर्म जानो? केस बेस्ड रीजनिंग का एक अनुप्रयोग है। तो क्या है इसका? डिजाइन। सीबीआर के सही फायदे चुने, वही केस बेस्ड रीजनिंग के सही फायदे आपको चुनने। फास्ट टू ट्रेन, बिल्कुल ट्रेनिंग इसकी फास्ट होती है। ये लोकल अप्रोक्स इज फाउंड फॉर ईच टेस्ट केस। जितने भी टेस्ट केस हैं उसका एक लोकल मतलब स्थानीय अप्रोक्सीमेट जो होता है ना, अप्रोक्स करके हाँ इतना ही होगा ओवरऑल, तो अप्रोक्स मिलता है। नॉलेज इज इन ए फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। जो इसका ज्ञान होता है वो इस फॉर्म में होता है कि कोई मनुष्य समझ पाए। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे। विभिन्न खोज और अनुकूलन एल्गोरिदम के रूप में मशीन लर्निंग निम्नलिखित में से पहचाने की कौन सी विकासवादी गणना नहीं है। जब मशीन लर्निंग का प्रयोग आप क्या करते हो? विभिन्न प्रकार की खोज और अनुकूलन एल्गोरिदम के रूप में करते हो, तो आपको पहचानना है कि इसमें विकासवादी गणना कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? परसेप्ट्रॉन। चुने कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह प्रक्रिया है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सीखने और निर्णय लेने की अनुमति देती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यही तो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कि कंप्यूटर को इंसानों की तरह सीखने और निर्णय लेने की अनुमति देती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग अनुशासन, जो डिसिप्लिन्स होते हैं मशीन लर्निंग के, इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है न्यूरो स्टैटिस्टिक्स। के मात्र, के मीन्स एल्गोरिदम में के का अर्थ क्या होता है? तो के का अर्थ होता है नंबर ऑफ इटरेशन, मतलब पुनरावृत्तियों की संख्या, कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही। चुने कि क्या सही है या गलत। निर्णय वृक्ष मतलब डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री जो होता है इसका उपयोग क्लस्टरिंग के लिए नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसका उपयोग क्लस्टरिंग के लिए आप कर सकते हो। क्लस्टरिंग विधि की पहचान करें जो डेटा में भिन्नता का ध्यान रखती है। तो कौन सी क्लस्टरिंग विधि है जो डेटा में भिन्नता का ध्यान रखती है कि डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेज आए हैं? तो कौन सा है? गॉसियन मिक्सचर मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षित शिक्षण नहीं है? पर्यवेक्षित शिक्षण जैसा मैंने पहले बताया था, सुपरवाइज लर्निंग, कोई ना कोई ऊपर होता है। लेबल्ड डेटा का आप प्रयोग करते हो। तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो है पीसीए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। शुरुआत में भी बताया था मैंने। बिना पर्यवेक्षित शिक्षण क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग इनमें से कौन सी है? तो नंबर ऑफ ग्रुप में बी नोन, नहीं। फीचर्स ऑफ ग्रुप एक्सप्लिसिटी स्टेटेड, नहीं। नाइदर फीचर नॉर नंबर ऑफ ग्रुप इज नोन, मतलब ना आपको उसके फीचर पता होते हैं और ना नंबर ऑफ ग्रुप, कुछ भी पता नहीं होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग है, उसी की बात हो।
निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है? तो ऐसा कौन सा एल्गोरिदम है जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है? तो एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स ये है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। दूसरा एसवीजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये क्या है? नहीं है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ये आपको फुल फॉर्म जरूर जितने भी बताए मैंने अलग से डाले हैं फुल फॉर्म, कि आपको पता होने चाहिए। मशीन लर्निंग के बारे में क्या सत्य है, इसके बारे में क्या चीज़ सही है? द मेन फोकस ऑफ मशीन लर्निंग इज टू अलाउ कंप्यूटर सिस्टम टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ध्यान रखना कि मेन फोकस मशीन लर्निंग का क्या है, कि कंप्यूटर सिस्टम को अलाउ करते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीखे विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब हर चीज़ के लिए इसको प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, और ह्यूमन इंटरवेंशन, मनुष्य का जो इंटरवेंशन होता है उसकी भी हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वैसे कंप्यूटर सारे काम तो कर ही लेता है, अगर आप उसको कमांड देते रहो, प्रोग्राम करते रहो, तो ना प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़े, ना उसको बार बार कमांड देने की ज़रूरत पड़े, और उसके बिना ही ये काम कर ले या सीख ले। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ML इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है। दैट एक्सट्रैक्ट्स, जो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है पैटर्न आउट ऑफ रॉ। तो रॉ मतलब कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल, रॉ इनपुट जिसे बोलते हैं। तो बहुत सारा डेटा है, उसमें से ये पैटर्न निकालता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाई यूजिंग एन एल्गोरिदम और मेथड, किसी एल्गोरिदम और मेथड को यूज करके ही ये निकालेगा। तो तीसरा क्या है? मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए, तो तीनों सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन मशीन लर्निंग नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मशीन लर्निंग नहीं है। तो रूल बेस्ड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस जैसा मैंने बोला कि ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या प्रोग्राम बार बार नहीं डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कि रूल बेस्ड, आप एक तो नियम का फॉलो कर रहे हैं प्लस इंटरफेयर कर रहे हैं बार बार, तो ये मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं हो सकता। उस विधि की पहचान करें जिसका उपयोग ट्रेन कंट्रोल पुनः नमूनाकरण के लिए किया जाता है। इसका इंग्लिश देख लो। कौन सी विधि? आइडेंटिफाई द मेथड विच इज यूज फॉर ट्रेन कंट्रोल रीसैम्पलिंग। तो कौन सी विधि है? रिपीटेड सीवी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसका उपयोग सबसे सामान्य ग्राफ प्रकार बनाने के लिए किया जाता है। तो निम्न विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसका उपयोग सबसे सामान्य ग्राफ प्रकार बनाने के लिए किया जाता है। इसके पहले ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके पहले आप लोग को पेड बैच के बारे में जानकारी दे देते हैं। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, तो पेड बैच 299 रुपीज़ फीस है। वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, जो भी अब तक हुआ है, सारे टेस्ट मिल जाएंगे जो भी हुए, आगे जो भी होंगे वो भी मिल जाएंगे। टास्क मिलते रहेंगे बार बार, वैल्यू एडिशन कंटेंट मिल जाएगा, और जो भी ज़रूरी होगा आपके एग्जाम को टॉप करने के लिए, वो सारे प्रोग्राम वहाँ पे चलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। उसको कैसे ज्वाइन करना है, इसके बारे में जानकारी आपके किसी भी वीडियो को ओपन करो, उसमें एक कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट रहता है, वहाँ पे मिल जाएगी। या GS रेवोल्यूशन आप टेलीग्राम पर सर्च करो, तो GS रेवोल्यूशन का जो मेन ग्रुप है वो मिल जाएगा, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो कोई प्रॉब्लम है तो 85 86 98 20 85, इस पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसका उपयोग सबसे सामान्य ग्राफ कवर बनाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा विकल्प है? क्यूब प्लॉट। इससे सबसे सामान्य प्रकार के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे आज की क्लास एंड हुई है, आपके सारे MCQs इसमें डाल दिए। अब नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी DL पे, डीप लर्निंग पे, और फिर IoT और बिग डेटा एनालिसिस। इस प्रकार से कंप्यूटर अब आपका समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। आप लोगों को अच्छी लग रही क्लास तो बिल्कुल शेयर करते रहो, इतनी तो जिम्मेदारी आप लोग निभाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ ना, वो पढ़ रहे हैं यूट्यूब से ही फ्री में पढ़ रहे हैं, बट वो समझते हैं ये तो उनका हक था, है ना। थोड़ी सी भी उनके अंदर जो होते हैं ना इथिकल वैल्यूज, मूल कुछ भी नहीं है, तो वो सोचते हैं हाँ ये तो हक था, पढ़ रहे हैं हम, एहसान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर थोड़ा सा आपके कर्तव्य भी बनते हैं, कुछ अधिकार बनते हैं, तो उनके साथ कर्तव्य भी आते हैं कि अपने आसपास चीज़ें, जब इतनी मेहनत आपके लिए हो रही हो, आपको चीज़ें मिल रही हैं ना, तो जितना मैक्सिमम आप हो सकता है स्टूडेंट तक इसको पहुंचाओ, शेयर करो चीज़ों को, इससे प्रोत्साहन मिलता है। कोई चीज़ अगर आपको फ्री में मिल रही है तो आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है। आसपास जो भी शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कर लो अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।